हेलो एवरीवन। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज से मैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ फॉर योर एचपी टेट एग्ज़ाम, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी पोर्शन, और ये जो पेपर रहेगा ये 2012 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट prepositions and test hypothesis systematically. This is the characteristic given by Piaget for which stage? अब जीन ब्याजी की थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अगर उसको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके चाइल्ड साइकोलॉजी पोर्शन के लिए। चाहे आपका आर्ट्स स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल हो, मेडिकल या जीबीटी। तो जीन ब्याजी ने कौन सी थ्योरी दी है? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और उसकी उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी और कुछ कंपोनेंट्स दिए थे। तो जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं तो उन्होंने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि पर्टिकुलर किस स्टेज में और किस एज में बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, कौन कौन से गुण उसमें होते हैं या कौन सी मेंटल एबिलिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस हैं या हिपोथेसिस है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि बच्चे में जब अमूर्त सोच आ जाती है, निकाल पाता है। तो ये सारी चीजें कब आती हैं? पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे में होती है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बच्चे में। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल के बच्चे में। और फॉर्मल आती है 11 अबव टिल अडल्टहुड। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या बच्चा, आपको पता है कि 11 से अबव एज का होता है, तो बच्चा हिपोथेसिस को जानने लगता है, उसमें अमूर्त सोच आ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर। ये जो इंटेलिजेंस है और क्रिएटिविटी है, ये कैसे रिलेटेड हैं? पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, नेगेटिवली रिलेटेड हैं, नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, या नन ऑफ द अबव। तो आपकी जो बुद्धि है और आपकी जो क्रिएटिविटी है, या बच्चे की जो बुद्धि और क्रिएटिविटी है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और कैसे? पॉजिटिवली, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पे। नेक्स्ट है, हु propounded द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, कुछ सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा पायलट हो सकता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे स्पीयरमैन ने थ्योरी दी है, हार्वर्ड ने दी है। बट यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है बहुबुद्धि सिद्धांत की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जो किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है? 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, बट कौन सी चीज इससे रिलेटेड नहीं है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मोटिवेशन, या फिर लर्निंग। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होती है, लर्निंग भी इसी का पार्ट है। बट मोटिवेशन चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं आता है। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज ट्रू। टीचिंग के बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। टीचिंग इज ए प्री रिक्विजाइट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब हुआ कि जब लर्निंग की प्रोसेस शुरू की जाती है, उससे पहले टीचिंग होना ज़रूरी है, कि पहले आप टीच करोगे तब लर्निंग होती है। या फिर जो टीचिंग है वो हेल्प करती है लर्निंग में, या टीचिंग रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स ऑफ लर्नर, या टीचिंग क्या करती है, अगर लर्नर खुद से कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहता है तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है। या फिर
लास्ट है टीचिंग इज नेसेसरी फॉर गुड लर्निंग। अच्छी लर्निंग के लिए टीचिंग ज़रूरी होती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट सही है यहाँ पे इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? तो टीचिंग जस्ट क्या करती है, फैसिलेट करती है, हेल्प करती है लर्निंग में। ये कंडीशन नहीं है लर्निंग के लिए, ना ही ज़रूरी है। तो राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन फ्रॉम द un underprivileged sections of the society can benefit more if they are अंडर प्रिविलेज्ड या सेक्शंस क्या हो गए, जो बैकवर्ड हो गए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस होगी। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस से बच्चे आते हैं जिन्हें हम SC ST के अंडर रख सकते हैं, या माइनॉरिटीज हैं, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं या अपने रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, या डिसेबल्ड भी इसी के अंडर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि इन्होंने पूछा है कि ऐसा बच्चा अगर स्कूल में आता है के तो कैसे आप ज़्यादा बेनिफिट दोगे उसे, प्रोवाइडिंग विद लर्निंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या एग्जाम्प्टेड फ्रॉम होमवर्क एंड क्लास टेस्ट, क्लास वर्क और होमवर्क ना दो ऐसे बच्चों को, प्रोवाइडेड विद रिचर लर्निंग इन्वायरमेंट इन द स्कूल, स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट दो ऐसे बच्चों को, या गिविंग सिंपलर लर्निंग टास्क, या सिंपल लर्निंग टास्क ऐसे बच्चों को दो। तो क्या करना चाहिए अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है? तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल में कि उनकी लर्निंग बेहतर हो सके, क्योंकि पहले वो बहुत सारी चीज़ें स्कूल से पहले नहीं सीख के आए होते हैं। जैसे बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है तो ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें सीख के आया होता है, डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं चीज़ों को लेके उसके। बट ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन से बच्चे आते हैं, ये बहुत कम चीज़ें सीख के आते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल में इनको प्रोवाइड करने का ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी। डाइवर्सिटीज़ क्या होगी, ये जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं क्लासरूम में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? डिक्टेटिंग नोट्स दो, कोऑपरेटिव टीचिंग करो, लेक्चरिंग करो, या गिविंग टेस्ट। तो अब आपकी क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे हैं जिनकी डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज हैं, डिफरेंट स्टेटस है, उन्हें डाइवर्सिटीज का नाम दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, ऐसे बच्चों के लिए जो टीचिंग मेथड चूज करोगे वो होगा कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग में क्या किया जाता है, जो नॉलेज है या बच्चे की जो बुक्स हैं उसकी नॉलेज को पड़ोस का, वहाँ से जब बच्चा नॉलेज को लिंक कर पाता है तो वो बेहतर तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ ए टीचर इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट टीचर के रोल के लिए करेक्ट है? टीचर शुड बी ए क्रिटिक ओनली, टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट्स, टीचर शुड हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट, टीचर शुड मेंटेन ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टूडेंट। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को कोसते रहना चाहिए, या उनका फेवर करना चाहिए, या फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, या एक दूरी बना के रखनी चाहिए? तो टीचर का क्या होना चाहिए, एक फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए अपने बच्चों की तरफ। राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है विच एज इज कॉल्ड द अडोलसेंट एज ऑफ ए चाइल्ड। अडोलसेंट एज किसे बोला जाता है? अडोलसेंट आ गया किशोरावस्था। कब से कब तक होती है ये? जैसे हम फॉर्मल में भी पढ़ते हैं, सॉरी हाँ, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पढ़ा जीन प्याजे की, तो अडोलसेंट स्टेज अबव किस में आ जाती है? ये आप रख सकते हो 13 to 19, या डेवलपमेंटल थ्योरी में पढ़ते हैं जैसे इन्फेंसी स्टेज आती है, कॉन्सेप्शन या बर्थ से लेके 2 साल तक अर्ली चाइल्ड होता है, चाइल्डहुड आता है 3 to 6 या 2 to 6, देन लेटर 6 to 12, और इसके अबव वाले जो बच्चे हैं 12 to 19 या 18, वो किसके अंडर आ जाते हैं? अडोलसेंस के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके नियर बाय वो आता है 13 to 19 ईयर्स। तो राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। एक सीक्वेंस में जब डेवलपमेंट होती है इसका क्या मीनिंग है? डेवलपमेंट दैट फॉलो सक्सेशन, सक्सेशन मतलब 1 by 1 होगी, डेवलपमेंट दैट इज इरेगुलर होगी, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, या रैपिड डेवलपमेंट। तो आंसर आ गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, करेक्टर, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड फैमिली ट्रेट्स। आपने देखा होगा बच्चे या इंडिविजुअल उनके देखने में, उनके करेक्टर, पर्सनैलिटी, हैबिट्स, एटीट्यूड्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये किसकी वजह से होता है? पेरेंट्स की वजह से, उनके पालन पोषण की वजह से, उनकी जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उसकी वजह से, या माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो डेवलपमेंट रिजल्ट होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जो अंत्यक्रिया होती है अनुवांशिकता और वातावरण में, उसी का रिजल्ट होता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आएंगी, फिजिक, करेक्टर, हैबिट्स एंड एटीट्यूड, फैमिली ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट से क्या मतलब है? पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स, टीचर्स एंड सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। ये सारे ही किसके पार्ट हैं? सोसाइटी के पार्ट हैं, तो सबको हम बोल लेंगे सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सोशल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कौन सा बिहेवियर नहीं ऑब्जर्व किया जाता है जब बच्चा छोटा होता है? एडजस्टमेंट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, या फिर ग्रुप लॉयल्टी। तो बच्चा जब छोटा है बहुत ज़्यादा, तो क्या करता है, दूसरों मतलब अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी लॉयल होता है, उनका इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा, और बच्चा नए नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कैसे होना है ये भी सीख रहा होता है। बट अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स नहीं होती और नॉट पूछा है, दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय पियाजेस आइडिया ऑफ एसिमिलेशन। पियाजे ने डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हैं, कौन कौन से? मेन थ्री कंपोनेंट्स आ जाते हैं, स्कीमा, एनवायरनमेंट, जहाँ से मतलब जो इंडिविजुअल है, बच्चा है, अपने आसपास से चीज़ें सीखता है और अपने माइंड में बिठा लेता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से एक्वायर करता है नॉलेज को। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एट मैच्योर एज, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब बच्चा जो नॉलेज एक्वायर करता है, उस प्रोसेस को क्या एसिमुलेशन बोला जाता है, या फिर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू इमिटेशन, या बच्चा नकल करके जब सीखता है उसे एसिमुलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने थ्योरी मेरी वो पर देखी होगी तो आपको पता है एसिमुलेशन कैसी प्रोसेस है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, इन्वायरमेंट से चीज़ें गेन करता है और अपने माइंड में बिठा लेता है, जिसे हम बाद में किसका नाम दे देते हैं? स्कीमा का। सो राइट आंसर आ गया ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सबको पता है, लर्निंग थ्योरीज हमने डिस्कस करी है। राइट आंसर आ जाएगा ई एल थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स। कोई बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, आप टीचर हो, और आपको बोलता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे वो आपसे शेयर करनी है आपके घर पे आके, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे अवॉइड कर देना चाहिए, या फटाफट से आपको उसे बोल देना चाहिए हाँ जी घर पे आ जाओ, या उसे बोलना चाहिए कि टेल हिम दैट यू डू नॉट एनकरेज स्टूडेंट टू विजिट एट द रजिस्टर। आप उसे बोल दोगे नहीं मैं घर पे नहीं बच्चों को बुलाता, घर पे डिस्कस नहीं करता, या इग्नोर कर दोगे बच्चों को। तो ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या करो, उससे बात करो कि बच्चा क्या बात करना चाहता है। सर राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू नो दैट द फादर ऑफ ए स्टूडेंट हैज बीन टेस्टेड, डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द क्लास, सारी क्लास को इस बारे में बता दोगे। मेक द चाइल्ड सिट सेपरेटली, बच्चों को एक अलग जगह पे बिठा दोगे क्लास से। आस्क द पेरेंट्स टू विदड्रॉ द चाइल्ड, या पेरेंट्स को बोलोगे कि अपने बच्चों को स्कूल से ले जाओ। लेट हिम कंटिन्यू विद द स्टडीज लाइक अदर, या उसे कंटिन्यू करने दोगे उसकी पढ़ाई जैसे और बच्चे करें। ऑब्वियसली पेडागोजी में हमेशा में पॉजिटिव आंसर चूज करने होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव डी आंसर है, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी रीजन ऑफ स्टैमरिंग। जो आप कई बच्चे स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? इकोनॉमिक और सोशल हो सकता है, हेरिडिटिकल होता है या एक्वायर्ड होता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल होता है, या पेरेंट और टीचर की वजह से होता है। तो ये जो रीज़न है ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल होता है। बच्चा किसी चीज़ से घबराता है, या उसकी फिजिक में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये रीज़न हो सकते हैं उसके हकलाने के। ठीक है, सो राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है,
what are two types of assessment which have been referred under CCE? दो टाइप ऑफ असेसमेंट सीसी ने कौन से बताए? सीसी क्या होता है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, सतत और व्यापक, एक मिनट, क्या होगा सीसी का? सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या बात की जाती है? हमें बच्चे को कंटिन्यूसली असेस करना है, इवैल्यूएट करना है, और कैसे? व्यापक तरीके से, मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट जैसे करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करना है। तो इसके दो टाइप ऑफ असेसमेंट कौन से आ जाते हैं? फॉर्मेटिव और समेटिव। वैसे तो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक भी इसी के अंडर है, बट मेन आते हैं टू टाइप्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। रहेंगे वो फॉर्मेटिव और समेटिव के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसी होनी चाहिए? 4 बार होनी चाहिए, साल में सिर्फ एक बार होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, या फिर ईयरली होनी चाहिए? किस तरह होना चाहिए? तो ये कैसी होनी चाहिए? फॉर्मेटिव के लिए अगर बात करें, वैसे तो कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती है, बट पहले का क्वेश्चन है ये काफ़ी, तो यहाँ पे राइट आंसर ले लेंगे 4 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। बट फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, आप क्या करते हो, उसे कभी भी कर सकते हो बच्चे की, ठीक है, बट हाँ एक रिकॉर्ड रखना है, तो 4 टाइम्स इन अ ईयर होनी ही चाहिए। समेटिव असेसमेंट कितना टोटल होता है? जब बच्चों की, मतलब आप असेसमेंट करते हो, आप मान लो 100% है या 100 में से करनी है, तो समेटिव असेसमेंट जो क्या हो जाएगा, योगात्मक आ जाती है आपकी, उसका वेटेज कितना होना चाहिए? उसमें अब फॉर्मेटिव और समेटिव दो टाइप आएंगे ना, फॉर्मेटिव का कितना हो जाएगा और समेटिव का ही आपको पता होना चाहिए। तो समेटिव योगात्मक आकलन के केस में होता है 60%, मतलब 100 में से 60 का जो स्कोर है, 60 में से आप दोगे समेटिव के लिए, और 40 जो बाकी रह जाएंगे, 40 नंबर में से जो भी नंबर आप बच्चे को दोगे वो दोगे फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन के बेसिस पे। तो यहाँ समेटिव पूछा था, राइट आंसर आगे जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट? फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है? ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग, एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग, नन ऑफ दिस। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है, वो कब होता है? जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कोई भी चीज़, ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मतलब चाहे आप बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, यूनिट पढ़ा रहे हो, उसके बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर द टूल्स यूज्ड फॉर? जब आप क्या करते हो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का यूज़ करते हो, या शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का यूज़ करते हो, तो ये किस असेसमेंट के टूल्स हैं? फॉर्मेटिव के, समेटिव के, दोनों के, या रेगुलर? तो ये सारे आ जाते हैं समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट के एंड में किए जाते हैं ये। जैसे आपने देखा होगा, ईयरली जब आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, वहाँ पे, मतलब फाइनल एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, उसमें क्या किया जाता है, आपके एमसीक्यू भी रखे होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रखे होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन रखे होते हैं, तो ये सारे ही इसी के टूल आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में डैमेज ए लो अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजिकली? कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है उसकी एकेडमिक्स में, तो उसे साइकोलॉजिकली, उसके मेंटली, मतलब कैसे आप उसे डैमेज कर सकते हो, उसके जो दिमाग है उस पर असर डाल सकते हो। मेकिंग चिल्ड्रन मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ क्लास टेस्ट मार्क, कि जो बच्चे ने टेस्ट में मार्क्स लिए उसका एक रिकॉर्ड रख लो। डिस्कसिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द क्लास, या जो बच्चा था, ये लो अचीविंग बच्चा, उसके मार्क्स को डिस्कस करो सारी क्लास के साथ। या डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर्स इन द क्लास, करेक्ट आंसर्स को डिस्कस करो क्लास में। मेकिंग चिल्ड्रन करेक्ट देयर ओन नोटबुक, या बच्चों को बोलो आप खुद से अपनी नोटबुक करेक्ट करो। तो यहाँ पे नेगेटिव टाइप का आंसर आ जाएगा बी। जब आप सबके सामने बच्चों का, किसी एक बच्चे के मार्क्स बताते हो कि देखो इसके 10 में से 2 नंबर आए, तो बच्चा बहुत ही शर्म महसूस करता है, और ये चीज़ उसके दिमाग पे असर डालती है साइकोलॉजिकली नेगेटिव तरीके से। तो ऐसा एज ए टीचर आपको बिल्कुल नहीं करना।
इंटेलिजेंस किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, और वहीं पे मैंने बता दिया था कितने टाइप थे, 8। सो राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मॉन्टेसरी मेथड? मारिया मॉन्टेसरी ने मेथड दिया था, और उन्होंने क्या बोला था कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो आपने टॉयज का यूज करना है, जिससे कि बच्चे क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों का यूज कर सकें। जैसे छू कर चीजों को देख सकते हैं, तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों का यूज कर पाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा, सम apparatus इज डिजाइन फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद। कुछ ऐसे मॉन्टेसरी मेथड apparatus या खिलौने चूज किए या बनाए कि जिनकी हेल्प से बच्चा खेल पाए और खेल खेल में सीख पाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? ऑलरेडी अब मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, सेंसरी मोटर पहली स्टेज है और बर्थ से 2 साल तक के बच्चे की होती है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, while giving expression on one's thought what does come first in mind? जब आप एक्सप्रेशन करते हो, मतलब एक्सप्रेशन देते हो ऑन वंस थॉट, किसी ने कुछ बोला, आप एक्सप्रेशन देने हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? अब कुछ बोलना है आपने, उससे पहले आपके माइंड में थॉट आना चाहिए ना, तो राइट आंसर आ जाएगा ए, थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फील्ड्स कवर्ड इन को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन? अब मैंने जैसे पहले बताया आपको, इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव समेटिव भी आ जाता है, और स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन भी आ जाता है। तो ये जो को स्कॉलेस्टिक है, इसमें क्या बात की जाती है? ह्यूमन वैल्यूज की, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट की, हेल्थ और क्लीनलीनेस की, या ऑल ऑफ द अबव? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है और को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, तभी आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का राइट। तो जो स्कॉलेस्टिक हुई, वो तो मतलब आपने, बच्चे ने जो अपने सब्जेक्ट एरिया में जो मार्क्स लिए, फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, बच्चा किस चीज के बारे में क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये सब ऑप्शन सही हैं। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स इन द इंडिविजुअल्स? जो भी कोई इंडिविजुअल है, बच्चा है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट के लिए? गैमेट्स, जीन्स, क्रोमोजोम्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो हमें जो गुण अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? जीन्स के थ्रू, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक इंडिविजुअल में जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या गुण पाई जाती हैं फॉर डेवलपमेंट। सो राइट आंसर आ जाएगा बी। सो ये सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम सिर्फ साइकोलॉजी पोस्टर डिस्कस कर रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगेन, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।